बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज अ लॉन्ग पेपर में आता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, पहले मैं आपको वो गाइड कर देता हूं ताकि उसी के मुताबिक आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले सीखने के लिए। ओके, तो दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। Number one, how can we use potentiometer to find the unknown EMF of the cell? एक सेल की unknown EMF को फाइंड करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे? ओके, how can we use potentiometer to compare the EMF of the two cells? दो सेल्स की EMF को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी बड़ी है EMF, कौन सी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है, हम किस तरह से पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब अगर सिंपल वे में क्वेश्चन आता है तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या है, एक्सप्लेन करें, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करें, इसके यूजेस को बताएं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, अच्छा, अब मैं इस टॉपिक का एक एक पॉइंट डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर है क्या। बच्चों, पोटेंशियोमीटर ना सिंपली एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके नाम पे गौर करें तो दो पार्ट है इसके, पोटेंशियो एंड मीटर। पोटेंशियो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, और मीटर जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह लें या मेजरमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का कंबाइन जो मीनिंग है वो क्या बनता है, एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, यानी पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस जो है ना वो हमारे पास क्या, पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, ऐसी डिवाइस है जो बहुत एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। ओके, अब यहाँ ना बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे पास वोल्टमीटर पहले से मौजूद है, एक डिवाइस जो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो पहले मैं आपको वाजे इसमें जो फर्क है वो बता देता हूँ। जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को और ईएमएफ को मेजर कर सकता है। ठीक है, और जो वोल्टमीटर है वो उसके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं होता या इतना एक्यूरेट नहीं होता। सही है ना, हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, हम कोई भी मेजरमेंट जब करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी मेजरमेंट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, अच्छी हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, और दूसरी हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे सीआरओ, उससे भी हम वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे वो एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, उसको यूज करने के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए। ठीक है ना, अच्छा, तो अब वो एक्सपेंसिव है, एक्यूरेट है मान लिया उसको, लेकिन जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना एक्यूरेट नहीं है। अब हम चाहते हैं कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जो एक्यूरेट भी हो और एक्सपेंसिव भी ना हो। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके अंदर दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं, ना तो ये एक्सपेंसिव है और एक्यूरेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वोल्ट मीटर के मुकाबले में काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो इस वजह से ना हम इसको प्रेफर करते हैं। तो सिंपली ये एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस है और एक्यूरेटली मेजर करती है। अब आखिर ऐसा क्या है इसमें जो ये एक्यूरेटली मेजर करती है जो उसमें नहीं है वोल्टमीटर में। मैं आपको पहले एक फर्क समझा देता हूँ, फिर मैं आगे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। देखो, आप जब किसी भी सेल की ईएमएफ मेजर करते हो, लाइक मेरे पास ये एक सेल आ गया, ये इसकी पॉजिटिव साइड आ गई और ये इसकी नेगेटिव साइड आ गई। यहाँ पर मैं ऐसे ना बच्चों एक लगा देता हूँ वोल्ट मीटर। ठीक है, मैंने वोल्ट मीटर यहाँ पे अटैच कर दिया, उसके दोनों टर्मिनल एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे। ठीक है, तो अब ये मुझे कुछ रीडिंग दे देता है, और वो रीडिंग एक्यूरेट क्यों नहीं होती, उसकी क्या वजह है। अब जरा बात सुन लीजिए, हम ये कहते हैं कि भाई वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है ना, जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो बहुत हाई होती है। ठीक है, और अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट में करंट को फ्लो नहीं कराता, हम ये मानते हैं। बट एक्चुअली इसके अंदर करंट की कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिकदार जो है वो लाजमी से फ्लो कर जाती है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी थोड़ा सा करंट जो है वो यहां से फ्लो करके इसमें चला जाता है। अब वो जो करंट जब यहां से इसके वोल्टमीटर के अपने अंदर से गुजरता है ना, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि इस वोल्टमीटर के अंदर आ जाता है,
तो फिर एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर ईएमएफ की हमें नहीं मिल सकती। एक्यूरेट मेजरमेंट तब मिलती अगर इसमें से बिल्कुल कोई करंट फ्लो ना करता, लेकिन थोड़ा सा करंट जो है वो लाजमी से फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पाता। अब जो ये वाला हमारा सर्किट है ना, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो पोटेंशियोमीटर है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। ये क्या करता है, ये करंट को कंप्लीटली उसको ब्लॉक करता है, करंट को रोक देता है, ठीक है। ये नल कंडीशन कहते हैं इसको, ठीक है। नल कंडीशन में ले आता है, उसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और उस तरह से एक्यूरेटली मेजर हो सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर जाता है, वो बहुत कम होता है, हम उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू फिर भी हमें नहीं मिलती। कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आता है इनसाइड द वोल्ट मीटर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू इट्स रेजिस्टर, ठीक है। जब भी करंट किसी रेजिस्टर से पास करता है तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो क्योंकि खुद ये पोटेंशियल कुछ खा जाता है तो फिर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर वो पोटेंशियल की नहीं दे पाता। ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर के मुकाबले में हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसमें करंट जीरो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता, जीरो नहीं किया जा सकता। ये करंट जीरो करके जो है वो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है। कैसे जीरो करता है ये सारी कहानी अभी हम जानेंगे, ओके। चलिए, ये चीज आपने सीख लिया। अच्छा जी, अब इसके जो यूजेस पे आ जाते हैं कि भाई हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। यूजेस क्या है इस पोटेंशियोमीटर के, ठीक है। एक तो बच्चों इसका मैं यूज यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसको हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम इसको यूज करते हैं टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल की अननोन ईएमएफ को, यानी आपके पास कोई सेल आ गया, उसके ऊपर 1.5 वोल्ट या 1.3 वोल्ट जो लिखा होता है ना, वो किसी तरह से मिट गया है ना, वो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। अब आपको नहीं पता कि ये 1.5 वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 3 वोल्ट का सेल है, तो वो आप जानना चाहते हैं, तो वो अब उसकी ईएमएफ अननोन है, तो वो इसके थ्रू आप वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, इसके जरिए आप दो सेल्स की जो ईएमएफ है वो कंपेयर कर सकते हैं। लाइक इन दो सेलों के ऊपर नहीं लिखा हुआ कितने कितने वोल्ट के ये हैं, ठीक है, ईएमएफ इनकी कितनी है, तो आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनका इसके लिहाज से कितने वोल्ट है, 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, कितने गुना है ये, ठीक है। आपस में इनका जो रेशियो है वो आपने पता कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। उसके बाद नंबर 3 पे आप सिंपली जी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो किसी जगह पे, तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ओके बच्चों। अब ये बातें आपने जो है वो याद रखनी है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ को मेजर करता है और ईएमएफ को कंपेयर करता है, 3 मेन यूजेस हैं। और चौथा अगर लिखना चाहें तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी ये काम करता है। फिर हम आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की होती है। कंस्ट्रक्शन बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है, वो लकड़ी का एक तरह की वो चपटी पट्टी सी होती है, उसके ऊपर एक वायर ऐसे हमने जो है वो तकरीबन 4 से 5 मीटर की वायर होती है, कॉपर की बनी हुई, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एक जैसी थिकनेस होती है उसकी, उसको ऐसे ऐसे है ना हमने इसको जिगजैग करके उसके ऊपर जो है वो लगाया होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी तरफ जाते हैं। A potentiometer consists of a long conducting wire, एक long conducting wire पर मुश्तमिल होता है of uniform cross sectional area, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है, यानी कि समझ लो उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई एक जैसी रहती है, ये नहीं कहीं पे ज्यादा या कहीं पे कम होगी। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 टर्मिनल, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ए बी और सी। अब जो वायर है ना वो उस फट्टे के ऊपर जो हमने ऐसे ऐसे करके लगाई हुई है, एक टर्मिनल इसका यहाँ पर होता है, एक उसका ये स्टार्टिंग टर्मिनल, एक उसका एंडिंग टर्मिनल, ये ए और बी 2 टर्मिनल हो गए। और एक तीसरा टर्मिनल जो है ना वो बच्चों जिस तरह से आपने वो पढ़ा था ना पोटेंशियल डिवाइडर में, वो एक टर्मिनल सी था जो रियोस्टेट के ऊपर ऐसे ऐसे मूव करता था, रियोस्टेट के ऊपर टर्मिनल सी था, बिल्कुल उसी तरह का एक टर्मिनल होता है, ठीक है, सी टर्मिनल कहते हैं। उसके साथ एक जोकी लगी होती है, जोकी समझ लो कि जैसे पेन होता है ना, पेन की तरह की कॉपर की बनी हुई एक जो है वो पेंसिल सी होती है जिसके साथ तार लगी होती है, ठीक है। और उस जोकी के साथ फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ये तो मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिवाइडर का, क्योंकि इसको समझे बिना आप ये समझ नहीं सकते, इसलिए ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा। असल काम हमारा ये है, ठीक है, ये जोकी है और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये दोनों जो है वो टर्मिनल सी के साथ जुड़े होते हैं। तो यही बात वो यहाँ पर बता रहा है कि अभी इस बताएगा, सुनिएगा जरा। अब बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द ए एंड बी टर्मिनल, ये जो ए और बी टर्मिनल है ना दोनों इसके, ये देखें ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमने बैटरी अटैच की होती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जी, the terminal C is through galvanometer is connected with a jockey। अब जो थर्ड टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर के और जोकी के थ्रू जो है वो पॉइंट सी से मिल रहा होता है। ये पॉइंट सी जो है वो ए बी के ऊपर ऐसे स्लाइड करके आगे पीछे जा सकता है, या हम खुद जो है उस वायर के ऊपर उसको ऐसे पकड़ के ना उस पेंसिल को, जिसको मैं जोकी कह रहा हूँ, कॉपर की बनी हुई, ऐसे ऐसे उसके ऊपर जो है वो हम मूव करा रहे होते हैं, आगे पीछे मूव करा रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया।
अब यहाँ तक जो है ना वो हमने डिस्कस कर लिया, इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल सा था, मैंने देखा है, बता दिया आपको इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इसके यूजेस क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आने से पहले ना यहाँ पर नल कंडीशन को मैंने आपको समझाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने आपको जो पोटेंशियल डिवाइडर है इसका कंसेप्ट रिवाइज कराना है, क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल डिवाइडर का कंसेप्ट ना आया ना तो फिर आप इसको कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ये आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत ना हो है तो मैं अभी यहाँ पर दोबारा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है, कैसे काम करता है, सही से उसका कंसेप्ट नहीं पता ना, तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पास कर लो और इसी चैनल की जो ये वाला चैप्टर है इसकी प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाके इसको समझ लो पोटेंशियल डिवाइडर को, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बन जाएगा क्लियर आपका। उसके बाद दोबारा से आप यहीं से कनेक्ट होकर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर इन चीजों को दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भूला हुआ है तो आप दोबारा से रिकनेक्ट हो सकें उसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें हमें सीखनी है यहाँ पर, एक हमें ये सीखना है नल कंडीशन क्या होती है, दूसरा हमें पोटेंशियल डिवाइडर को रिवाइज करना है। ये दो चीजें रिवाइज होगी तो मिनटों में हम इसको खत्म कर लेंगे, सही है। अब जरा सुन लीजिए। अब जो ये जो हमारे पास नल कंडीशन है ये क्या होती है, लास्ट लेक्चर में ना हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज को, और व्हीटस्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर को क्या किया था, उसके अंदर करंट जीरो किया था, उसके दोनों एंड के ऊपर पोटेंशियल को हमने कर दिया था सेम, और उसके बाद फिर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मेजर की थी, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर हम कर सकते हैं उसी टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। याद आया कुछ? इसी तरह से इसमें जब हमने किसी भी सेल की ईएमएफ को फाइंड करना होता है ना, तो पहले इसको भी ना हम बैलेंसिंग कंडीशन में लेके आते हैं। वो बैलेंसिंग कंडीशन इसकी जो है उसको कहते हैं, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट या नल कंडीशन बोलते हैं। नल पॉइंट कह सकते हैं, नल कंडीशन कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये नल कंडीशन क्या होती है मैं अभी आपको ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सिखाना है जी ये पोटेंशियल डिवाइडर, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर का कंसेप्ट नल कंडीशन में इस्तेमाल होगा, तो पहले पोटेंशियल डिवाइडर समझेंगे, फिर उसके बाद नल कंडीशन समझेंगे, नल कंडीशन के फौरन बाद हम इन चीजों के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ ये पोटेंशियल डिवाइडर असल में क्या बला है। ये बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये क्या है जी बच्चों, देखो एक बैटरी है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ 10 वोल्ट, ठीक है। अब उसके साथ आप जो भी चीज कनेक्ट करते हो उसको वो 10 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगी। अगर किसी को 6 वोल्ट चाहिए वो कनेक्ट करो, ये उसको भी 10 वोल्ट प्रोवाइड करेगी। अगर किसी को 2 वोल्ट चाहिए इसके साथ कनेक्ट करो, ये उसको भी 10 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगी, तो वो हमारे काम की फिर नहीं हो सकती। अब 2 से कम अगर हमें वोल्टेज चाहिए, हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, तो फिर हम क्या करें, बैटरी तो हमारे पास 10 वोल्ट की है, ठीक है। तो क्या बार बार हम बैटरीज परचेज करते रहे, कोई 10 वोल्ट की, कोई 6 वोल्ट की, हर एक अलग अलग बैटरीज परचेज करते रहे, तो फिर उसका हल ये है हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइडर है। ये कैसे काम करता है सुनिए। अब ये जो 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट इस बैटरी के, इसके साथ ना हमने एक रेजिस्टर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये देखें ये रेजिस्टर है, इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ, नेगेटिव टर्मिनल हमने एक तरफ जोड़ दिया, तो जितना भी बैटरी का पोटेंशियल होता है ना वो सारे का सारा इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो कंज्यूम होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड होता है। यानी ये 10 वोल्ट है तो यहां से इस रेजिस्टर के अक्रॉस यहां इसको 10 मिलेंगे, उसके बाद ऐसा ऐसा कंज्यूम होता रहेगा, कंज्यूम होता यहां पर आके बिल्कुल जीरो रह जाएगा, ठीक है। और ये फिर नेगेटिव से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी जितना पोटेंशियल दे रही होती है ना वो सारे का सारा उसके रेजिस्टर के ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखो यहां से 10 वोल्ट मिले, फिर 9 वोल्ट रह गए, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये 10 का 10 पूरे का पूरा इसके ऊपर ऐसे क्या हो जाता है जी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ गए? अच्छा, अब आपको ना यूं समझ लीजिए कि एक 10 रुपए का नोट था, आपने किसी को 2 रुपए पे करने थे। अब आपके पास नोट 10 का है तो आप 2 रुपए पे नहीं कर सकते, तो ये जो है आपने क्या किया, इस 10 के नोट को ब्रेक करके ना आपने एक एक रुपए के सिक्के रख दिए यहां से यहां तक सारे। अब आपने जिसको जितने पे करने हैं ना उतने सिक्के उठा के उसको दे देंगे। ये मेरी बात समझ में आई? 10 रुपए का नोट है, आपने 3 रुपए या 4 रुपए 5 रुपए पे करने हैं तो आप नहीं पे कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 के नोट को चेंज करना पड़ता है एक एक रुपए के कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो आपने यहां से एक एक रुपए के 10 कॉइन्स ले लिए। अब आपने जिसको जितना पे करना है ना उतने सिक्के उठा के उसको दे देने हैं। अगर आपने किसी को 5 रुपए पे करने हैं तो वहां से 1 से लेकर 5 तक सिक्के उठा के आप उसको दे देंगे। अगर आपको 6 पे करने तो 1 से लेकर 6 तक आप उसको पे कर देंगे, ठीक है। बात समझिए ना। तो इसी तरह से जितने आपने पे करना है तो उतने के साथ उतने सिक्के आपने उठा लेने हैं और दूसरे बंदे को आपने पे कर लेने। ये बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर है ये भी ऐसे ही काम करता है। इसके बाद 10 वोल्ट की बैटरी थी ना, 10 वोल्ट पड़े थे। अब ये 10 वोल्ट को क्या करता है, इस पूरे रजिस्टर के ऊपर ना ऐसे डिवाइड करके रख देता है, ठीक है। अब जिसको जितने जितने चाहिए होते हैं ना वो उतने उतने ले लेता है। समझ गए? अब देखो जरा,
अब मैं क्या करता हूँ, एक टर्मिनल ये सारा यहाँ पर इसके ऊपर डिवाइड है, मुझे जितने चाहिए ना मैं उतने हिस्से के साथ पैरेलल लाऊंगा। अब जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। जरा सोचना कैसे। देखो एक मैंने टर्मिनल जो है ना यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ए पर क्या पोटेंशियल है जी 10 है। दूसरा टर्मिनल मैं जो स्लाइडिंग टर्मिनल आगे पीछे कर सकता हूं, मैंने इसको रखा हुआ है ऐसे 6 के ऊपर। अब एक 10 पे और एक 6 पर है, ठीक है, ये सारे डिवाइड करके रजिस्टर पे रखा हुआ है। अब एक टर्मिनल मैंने 10 पे रखा हुआ है, दूसरा मैंने 6 पे रखा हुआ है। 10 और 6 का डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 6 कितना होता है 4। तो यहां से लेके यहां तक मुझे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर मुझे पोटेंशियल ज्यादा चाहिए तो मैं इस टर्मिनल को ना यहां से मूव करता हुआ इधर ले जाऊंगा, लाइक मुझे 3 तक, मैं यहां तक ले जाता हूं, मैं यहां से मूव करके इस स्लाइडिंग टर्मिनल को 3 तक ले जाता हूं। अब एक मैं 10 पे हूं, एक मैं 3 पे हूं, तो 10 माइनस 3 में कितना आ जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस, यहां पर 10 वोल्ट, यहां पे 3 वोल्ट, 10 माइनस 3 7, तो मुझे 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब वही बैटरी है जिसके पास 10 वोल्ट थे, वो 10 से कम ज्यादा नहीं दे रही थी वो। अब वही बैटरी से हम चाहे तो 4 वोल्ट ले ले, चाहे तो उससे 7 वोल्ट ले लें। अगर आप उससे 8 वोल्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक टर्मिनल 10 से जोड़ेंगे और एक तरफ से 8, तो 8 और 10 के दरमियान डिफरेंस कितना, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8, तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों ये सिंपल सी बात है कि बैटरी जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही होती है उसको ये पोटेंशियल डिवाइडर पूरे के पूरे रेजिस्टर के ऊपर जो है वो ऐसे डिवाइड कर लेता है। अब आपको जितना हिस्सा चाहिए उतने हिस्से के साथ आप पैरेलल आ जाएंगे। अगर आपको थोड़े वोल्टेज चाहिए तो थोड़े हिस्से के साथ पैरेलल आओ, अगर आपको ज्यादा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ज्यादा हिस्से के साथ पैरेलल आओ, और ज्यादा वोल्टेज चाहिए और ज्यादा आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरह से ये 0 से लेकर 10 वोल्ट के दरमियान में आपको जितने भी वोल्टेज चाहिए होते हैं ना ये आपको प्रोवाइड कर देता है। बात समझ गए? ओके। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, अब जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर का टर्म सीखा था ना उसमें हमने एक टर्मिनल 0 से लिया था और एक टर्मिनल हम इधर रखते थे। तो मेरे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसा ही करोगे कि एक टर्मिनल 0 पे रखोगे दूसरा इधर से आगे पीछे स्टार्ट करोगे। आपका दिल चाहे तो दोनों टर्मिनल, ये वाला यहां पे ना रखो, ये 7 पे रख लो और ये वाले को 3 पे रख लो। तो 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 4, आपको 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। ये आगे पीछे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के साथ आप ऐसे कनेक्ट कर दो, जितना उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ओके जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है वो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस R है, और जिस हिस्से के साथ हम पैरेलल आ रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ठीक है, उस कांसेप्ट के मुताबिक जो हमने पहले सीखा हुआ है। अब ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है, ये पॉइंट है सी। अब यहां पर मैंने देखा कि इस कंडीशन में जब ये जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर का टर्मिनल सी जो है वो 6 नंबर के ऊपर है, ठीक है, तो इस वक्त इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है उसको मैं VAC से, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको VAC से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं वहीं पे ये चीजें पहले भी बताई थी, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी, यहाँ पर आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे मैथमेटिकली, V इज इक्वल टू IR होता है ना ओहम लॉ के मुताबिक, सो V इज इक्वल टू IR लिख दो। अच्छा, उसके बाद देखो अब हमारे वोल्टेजेस कौन से जो हमें यहाँ मिल रहे हैं उसका नाम है VAC, जो A और C के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है ना वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने VAC इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR के मुताबिक। अब जरा सोचो ये I क्या है, ये I वो करंट है जो इस लूप के अंदर ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये R क्या है, ये R स्मॉल r वो रेजिस्टेंस है जो यहां से लेकर यहां तक इसके जिसके अक्रॉस हमने पैरेलल लगाया हुआ है, ये वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब I जो है वो असल में देखा जाए तो टोटल करंट है जो इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, और V टोटल वोल्टेज है जो इसको प्रोवाइड किया जा रहा है लूप में, और R टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज का ओहम लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू IR होता है ना, I इज इक्वल टू V बाय R, क्योंकि ये टोटल करंट है तो फिर टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे आप, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब आपने जस्ट इसको रीअरेंज करके लिखना है, देखिए R को इधर लिख लो, इस V को इधर बाहर लिख लो, R को इधर लिख लो, तो ये बन जाएगा आपको VAC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय V। अब ये R जो है ना वो हमारे पास वो छोटी रेजिस्टेंस है जो इनसाइड है ये वाली, ठीक है, और कैपिटल R जो है वो बड़ी फुल साइज रेजिस्टेंस जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस थी वो आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कांसेप्ट है जी पोटेंशियल डिवाइडर का। अब ये हमने कांसेप्ट यहाँ पे सीखा था इसी चैप्टर के एक टॉपिक के अंदर जिसका नाम था पोटेंशियल डिवाइडर। वो क्या था हमारे पास वोल्टेज VAC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R इनटू V। अब इसमें V क्या है, ये V वो वोल्टेज है जो बैटरी ने टोटल प्रोवाइड किए थे, और ये क्या R ये वो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर आई है स्मॉल r, और कैपिटल R क्या ये टोटल रेजिस्टेंस है इसकी, समझ गए। अब हमने ना यहाँ पर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है,
यहाँ पर हमने इसको R से L के अंदर चेंज करना है। ये अब नया पॉइंट आएगा आपके पास, लेकिन मुश्किल जरा सा भी नहीं है। देखो आप सब जानते हो भाई रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो एरिया नीचे आ जाएगा। दोनों का प्रोपोर्शनलिटी के साथ खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट हमारा यहाँ पर होता है रो। सो यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ये फॉर्मूला बन सकता है, R की वैल्यू में पुट कर सकता हूं ना फिर यहाँ पर। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये एक स्मॉल R है और एक कैपिटल R है। इस कैपिटल R की जो लेंथ है ना, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, उसको मैं कैपिटल L से शो करूं यहाँ पर, ये। और जो स्मॉल R है ना, ये इसकी जो लेंथ है इसको मैं स्मॉल L से शो करूंगा, ये, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये कैपिटल R बड़ी रेजिस्टेंस है, उसकी लेंथ, क्योंकि वायर की अगर लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी, वायर की अगर लेंथ छोटी होगी तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, छोटी होगी। इनमें डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो डायरेक्टली भी मैं R को और R को L से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन जो प्रॉपर मेथड होता है मैं उससे करूंगा। तो इस R के लिए आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। फिर स्मॉल R है, तो स्मॉल R के लिए क्या करेंगे, वही चीज रो L ओवर A ही आएगा, लेकिन अब की बार क्योंकि स्मॉल R है उसकी लेंथ को मैं स्मॉल L से डिनोट करूंगा, इसकी रेजिस्टेंस की, इस वायर की रेजिस्टेंस कह ले या उसकी लेंथ कह ले आप। तो दोनों वैल्यूज में यहाँ पर स्मॉल R की वैल्यू पुट की रो L ओवर A, यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू पुट की रो L ओवर A, ठीक है। A दोनों में सेम है, कट जाएगा, रो दोनों में सेम है, कट जाएगा, तो VAC मेरे पास आ जाएगा L डिवाइडेड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय V। अब ये पर L जो है ना, L हमारे पास स्मॉल लेंथ है, और ये जो यहां से लेके यहां तक है इतनी, इस रेजिस्टेंस की लेंथ, और जो कैपिटल L है इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, ये वो फार्मूला है जो हमने यहां पर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली इस पोटेंशियल डिवाइडर से ही हमें मिला है, उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हमने यहां पर इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। अब उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। वहां पर हम क्या करते थे, असल में ये वाला फार्मूला ना, ये वाला, ये हम क्यों यूज नहीं कर रहे। एक सवाल आता ना माइंड में, इसको क्या मसला था कि हमने इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखा। देखो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो स्मॉल R है, ये यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस। अब हमें तो नहीं पता कि ये जो यहाँ पर इतना सा टुकड़ा वायर का उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, हमें तो नहीं पता इस चीज का ना, ठीक है। और उसके बाद जो कैपिटल R है, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस तो हो सकता है हमें पता हो, लेकिन इन साइड का हमें पता नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम आती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना मुश्किल होता है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम इसको पुट कर दें वैल्यूज को, तो अब हमारे पास लेंथ आ जाती है। अब ये स्मॉल L वायर की लेंथ है और कैपिटल L वायर की लेंथ है, तो लेंथ तो मेजर की जा सकती है, आपके पास स्केल पड़ा होगा, आप उसको मेजर कर सकते हो, है ना, स्केल के थ्रू मेजर की जा सकती है ना। अब रेजिस्टेंस मेजर करना मुश्किल होता है, लेकिन लेंथ मेजर करना आसान होता है। ये भी फार्मूला है उसमें VAC का, ये भी फार्मूला है VAC का। इसमें R और R की रेशियो है, इसमें L और L की रेशियो है। R और R को फाइंड करना मुश्किल होता है, L और L को फाइंड करना आसान होता है। हमें पता है कि यहां से यहां तक जो है हम मेजर कर लेंगे स्केल के थ्रू, ये कितनी लेंथ है, लेंथ मेजर करना आसान है, हम मेजर कर सकते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो हमारे लिए आसान है। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल काम है कि हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस है। हो सकता है टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल जाए, लेकिन ये जो छोटी वाली है इसके लिए आपको मुश्किल होगी। तो ये रीजन है कि मैंने क्यों इसको R की फॉर्म से L और L की फॉर्म में इसको मैं लेकर गया, ठीक हो गया। ओके बच्चों, अब ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको जरा बता देता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास होती है जी नल कंडीशन, ये क्या होती है, अब जरा वो समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ना, ये यहाँ पर मैं जैसे बताया आपको कि ये जितने भी वोल्टेज बैटरी के होते हैं वो इस तरह से पूरे इसके ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे पीछे चलते जाते हैं ना, ये एक टर्मिनल आपका, ये एक टर्मिनल आपका, ये इसके दरमियान में आपने जो भी चीज अटैच करनी है इसके दरमियान में अटैच करनी है। अगर आप एक टर्मिनल 9 पे रखते हैं, 10 पे रखते हैं, दूसरा 9 पे रखते हैं, तो 10 और 9 में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको 1 वोल्ट मिल रहा होगा। आप 8 पे लेके जाते हैं, अब आपका 10 और 8 में 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट मिलेगा आपको। अब आपको 3 वोल्ट मिलेगा, आपको 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6, 7, 8, 9, 10, तो वापस कम करो, 9 पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे और 0 पे। तो इस तरह से आगे पीछे मूव करके पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पता है ना आपको इस चीज का। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर मैं अलग से ना आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं रेस करके प्रॉपर इसकी जो है वो डायग्राम पर आऊंगा। अब बच्चों मैं यहाँ पर बना देता हूँ जी ऐसे एक रफ सी डायग्राम, और ये आ गया मेरे पास, ये रेजिस्टेंस आ गई बड़ी वाली, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। और एक टर्मिनल मैं जी यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ ऐसे इधर, और इसके साथ ना मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूँ ऐसे, और एक टर्मिनल मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखो, अगर मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे जी 10 के बाद फिर इसमें 9 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0। अब अगर मैं यहाँ से ना इधर से इधर कनेक्ट करता हूँ ऐसे, तो अब देखो यहाँ पर ना ये एक
क्लोज लूप बन रही है। यहाँ पर कितना 10 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर कितना 8 है, तो 10 माइनस 8 कितना होता है हमारे पास 2। तो ये वाला हाई पोटेंशियल है और ये वाला लो पोटेंशियल है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2 वोल्ट का, और 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ना इस लूप के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे एक सेल को लगाए ना एक लूप के अंदर, तो सेल का एक एंड हाई पोटेंशियल पर होता है, एक एंड लो पोटेंशियल पर होता है, पॉजिटिव वाला हाई होता है, नेगेटिव वाला लो होता है। एक लूप बनाओगे फटाफट से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हम भी इसकी एक लूप बनाएंगे ना गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे, तो इधर एक 10 पे रखा है, हमने 8 पे रखा, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ये वाला एंड एट हाई पोटेंशियल होगा, ये वाला एंड एट लो पोटेंशियल होगा, तो इसकी वजह से ना सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है जी, मैंने ऐसा करता हूं कि मैं यहां से इसको हटा के इसको मैं यहां से लेके इधर चला जाता हूं, 6 पे चला जाता हूं। अब यहां पर कितना है जी, 10 वोल्ट है, यहां पर कितना है 6 वोल्ट है। तो अभी भी देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 माइनस 6 4 वोल्ट का। अब 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और अब करंट यहां पे यूं फिर सर्किट में ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और वो पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि पहले 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, कम करंट फ्लो करेगा। अब जो हमारे पास 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इसी तरह करते करते अगर मैं ऐसा कर देता हूं जी, यहां से मैं इसको ले जाता हूं जी 4 पे ले जाता हूं ऐसे, तो अब देखो जी ये वाला एंड जो है वो 10 वोल्ट पर है और ये वाला 4 वोल्ट पर है। ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 4 कितना होता है जी, 6 वोल्ट का। तो ये जो इतना सा हिस्सा ना, ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे 6 वोल्ट की बैटरी होती है, और वो क्या करेगी, सर्किट के अंदर एक ऐसे करंट फ्लो कराएगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। 6 वोल्ट की जो बैटरी है ये, उसकी तरह ये बिहेव करेगा, और लूप के अंदर ना इस तरह से एक करंट को जो है वो फ्लो कराएगा। और वो करंट किसकी वजह से होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो गया उसकी वजह से। एक लूप बन गई तो लूप में डेफिनेटली भी करंट फ्लो करेगा। समझ गए? अच्छा, अब अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि यहां पर ना गैल्वेनोमीटर को मैं थोड़ा आगे बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं ऐसे गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। और यहां पर ना मैं ऐसा करता हूं कि एक बैटरी लगा देता हूं जिसकी 6 वोल्टेज है, ठीक है। ऊपर कितना था, 6 वोल्ट था। ये देखो 10 माइनस 4 कितना बनता है, 6 वोल्ट बनता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराएगा। अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी यहां पर इस तरह कनेक्ट कर दूं कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ हो, ये देखो इसका पॉजिटिव, ये देखो ये ध्यान रखना लगाते हुए बैटरी और इसका पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर इसका पॉजिटिव मैं इस तरफ करके लगा देता हूं। अब क्या होगा, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इधर से करंट इधर फ्लो कराएगी ऐसे। ऊपर भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इधर से करंट फ्लो कराएगा ऐसे। अब क्योंकि ऊपर का पोटेंशियल भी 6 वोल्ट है और इस सेल का पोटेंशियल भी 6 वोल्ट है, तो जितना करंट है ये व ऊपर का हिस्सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, उतना ही करंट जो है वो ये नीचे वाला सेल जो है वो उसके ऑपोजिट में फ्लो करा देगा। यानी क्लॉकवाइज फ्लो कराने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट है, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराने वाला करंट भी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 6 वोल्ट है। तो जितना करंट क्लॉकवाइज चलेगा उतना करंट एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर कुछ भी करंट फिर सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नल कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नल कंडीशन। जरा फिर से सुन लीजिए, आपने एक ये टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा ये टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, तो ये क्योंकि एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करता है, तो ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पर, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पर, लूप मुकम्मल है, तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो हाई से लो की तरफ ऐसे, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं यहां से 6 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, तो फिर ये क्या करेगी, ये इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो 6 वोल्ट का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपना करंट फ्लो कराएगा। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और 6 वोल्ट का ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां पर कुछ भी करंट फिर बाकी नहीं बचेगा, कोई करंट नहीं है। तो अब जब इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो पिन अपनी बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो है ना इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नल कंडीशन बोलते हैं। अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, ये मैंने जो लिखा हुआ, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। When the potential difference between the point A and C, ये देखो ये पॉइंट A और ये पॉइंट C, और A और C, यहां पर इस पॉइंट को मैं A कहूंगा, इस पॉइंट को मैं C कहूंगा। आप देख सकते हैं A और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट C। पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो इक्वल हो जाता है, when the potential difference between the point A and point C become equal to the EMF of the cell, जो आपने सेल इसके साथ लगाया हुआ है ना उसकी EMF
और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, उसको हम नल कंडीशन कहते हैं। नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, तो सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करता। दिस कंडीशन इज कॉल्ड नल कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे का सारा दारोमदार इस नल पॉइंट के ऊपर है। बड़े ध्यान से सुनना आपने, सिंपल सी बात है, बस क्या याद रखना आपने, जब आपका ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पोटेंशियल डिवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर का प्रोवाइड किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और जो आपने सेल इसमें लगाया हुआ है उसका प्रोवाइड करता पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट करंट प्रोड्यूस करते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर नेट करंट जीरो हो जाता है। इस कंडीशन को हम नल कंडीशन कहते हैं। अब इस बात को हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने इसको दूसरे वे में इस्तेमाल करना है, यानी इसको कहने का अंदाज बदलना है। कैसे? यहां पर तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब ऊपर का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिवाइडर का प्रोवाइड करता है और ये ईएमएफ ऑफ द सेल दोनों बराबर हो जाते हैं तो करंट जीरो हो जाता है। अब आपने इसका रिवर्स प्रोसेस सुनने जरा गौर से। अगर इस तरह की सिचुएशन में करंट जीरो हो जाए, यानी अगर करंट जीरो हो जाए, नल कंडीशन में करंट जीरो हो जाए, तो फिर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इधर का पोटेंशियल यानी ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर है। ये वो असल पॉइंट है जिसको इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुन लीजिए, पहले मैंने कहा कि अगर ये पोटेंशियल डिवाइडर का प्रोवाइड करता जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी ए सी और ईएमएफ ऑफ द सेल वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता, करंट जीरो होता है। इसका रिवर्स क्या? अगर करंट जीरो होगा तो फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या इसका ईएमएफ वो दोनों क्या होंगे? बराबर। ये कांसेप्ट हमने इस्तेमाल करना है, समझ गए? ओके, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इसको रिपीट कर दिया। ओके जी, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक अननोन सेल की ईएमएफ को जो है वो मेजर करते हैं। अब बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में जो है ना वो अब आसानी हो। ये मैंने अभी इसको इनिशियली ऐसे ना रेस कर दिया ऐसे। अच्छा जी, देखिए अब हमारे पास ना ये एक आ गया पोटेंशियोमीटर आ गया और पोटेंशियोमीटर के साथ हमने ना ये एक अननोन ईएमएफ वाला सेल है जिसको हमने यहाँ पर अटैच करना है और उसकी ईएमएफ को हमने मेजर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारे पास इसका है ना ये टर्मिनल सी, ठीक है, ये टर्मिनल सी हमने ना यहां से इसको लगाना स्टार्ट किया। लेट्स सपोज मैंने यहां से लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से लगाना स्टार्ट किया तो अब इधर जो है वो हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, तो कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो हो रहा था, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। फिर आप क्या करेंगे? यहां से हटा के थोड़ा सा इसको और आगे ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, अभी भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। फिर आप यहाँ से हटा के इसको जो है वो यहाँ से लेके जाते जाते यहाँ ले जाएंगे ऐसे। जब आप यहाँ लेके जाएंगे ना तो अब आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो बिल्कुल डिफ्लेक्शन जो है वो रोक देगा। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन फिर बाकी नहीं देगी। इस पोजीशन के ऊपर आके कोई खास एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि भाई इस लूप के अंदर जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी हमारे पास नल कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये नल कंडीशन आ गई, हमने इस लूप के अंदर ईएमएफ लगाया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, पहले करंट फ्लो कर रहा था, फिर हमने इसको जो ये जो कि इसको आगे पीछे मूव करते गए एक नए पॉइंट सी के ऊपर आए। जब हम सी पॉइंट के ऊपर आए तो हमने देखा कि अब गैल्वेनोमीटर की इस पॉइंट के ऊपर आके बिल्कुल डिफ्लेक्शन रुक गई, यानी कोई करंट इसके अंदर अब फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो अभी भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये नल कंडीशन में आ गया, तो ये ऐसा सिर्फ उसी सूरत पॉसिबल है कि अगर इधर का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पोटेंशियल डिवाइडर ने प्रोवाइड किया है और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो तभी ये नल कंडीशन में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे पास ये जो ईएमएफ है, इस सेल का ईएमएफ, वो किसके इक्वल आ गया? वो इस पोटेंशियल डिवाइडर के पोटेंशियल यानी AC के इक्वल आ गया। EMF इज इक्वल टू VAC। समझ गए? ये बात मैंने आपको बता दी ना कि नल कंडीशन तभी पॉसिबल है जब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर हो, ताकि जितना करंट ये क्लॉकवाइज में बना रहा है उतना करंट ये एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होते हैं तभी तो हमारे पास नल कंडीशन आती है ना, वरना तो करंट फ्लो कर रहा था इसमें से। ठीक है, सेल भी लगा हुआ है, सर्किट भी क्लोज है, तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो नल कंडीशन अचीव हो चुकी है। और नल कंडीशन तभी अचीव होती है जब इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो तो हमने अभी ये कांसेप्ट से सारा सीखा था, वही उठा के सारे का सारा आपने यहाँ पर लिख देना। मैं दोबारा से ये सारा करके देता हूँ आपको। ठीक है, तो VAC किसके इक्वल हम जानते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी I इंटू R। ठीक है, सॉरी ये स्मॉल r, इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या होती है जी? स्मॉल r होती है। मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया, IR। ठीक है ना,
इसकी जो रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर, और जो पूरी रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, वो कैपिटल आर होती है, समझो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपके पास डायरेक्टली आपने यहाँ पे लिख देना है जी आई जो है वो आपके पास होता है वी डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होता है, और ये जो स्मॉल आर है वो आपके पास उसी तरह से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ऐसे कर लेना है जी, ये हमारे पास स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, और साथ में ये जो v है ना, ये v आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और चाहे तो ये साथ में लिखते चले जाएं ऐसे EMF, ठीक है, ऐसे इधर लिख देते हैं VAC इज इक्वल टू VAC। अब बच्चों क्या करोगे, वो स्टेप जो सेम टू सेम ये स्टेप मैंने आपको रफ में बताए हैं ना, वो सारे स्टेप आपने यहाँ पर करने हैं। तो आर की जगह आपने ये बता देना है वी नो दैट जो हमारे पास स्मॉल आर है वो रो स्मॉल एल ओवर कैपिटल ए है, और इसी तरह से जो कैपिटल आर है वो इक्वल टू क्या है जी, रो इनटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये बराबर है, दोनों वैल्यूज यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। सो EMF इज इक्वल्स टू VAC एंड VAC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, वो आ जाएगी रो स्मॉल एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो कैपिटल एल ओवर ए, ठीक है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, V मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब रो से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी EMF इज इक्वल टू VAC, और VAC किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास, स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज V। ये कौन से वोल्टेज है जो यहाँ पर बैटरी ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास रिलेशन। तो फाइनली अब हम इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली इसके EMF जो अननोन सेल का EMF था वो आपके पास आ जाएगा जी L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय V। अब कैसे निकालेंगे जी, आपने जरा सुन लीजिए गौर से, ये वही रिलेशन हमारे पास आ गया जो मैंने यहाँ पर आपको पूरे का पूरा रिपीट करके बताया। ये लेंथ आपने मेजर कर लेनी है, ये लेंथ कितनी है, ठीक है, जिसके ऊपर आके हमारी जोकी ने जो है वो यहाँ पे नल कंडीशन अचीव कर ली, यानी गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो 0 पर चलेगी। तो आपने वो चीज कैलकुलेट कर लेनी है, ये लेंथ मेजर कर लेनी है, और जो कैपिटल एल है ये इसकी कंप्लीट लेंथ है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से 4 फीट के करीब करीब होती है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, और ये V कौन से, ये वोल्टेज जो बैटरी की आपने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, इनकी तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इस सेल की जो अननोन EMF है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, बात समझ गए। यानी कि आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, जो आपका पोटेंशियल डिवाइडर बताता है, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर दे रहा है उतना ही आपका सेल का EMF है, तभी नल कंडीशन अचीव हुई है, तभी जो है वो करंट कैंसिल आउट हुए, इसलिए जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, वही आपके पास इस EMF की वैल्यू है। तो इस तरह से बच्चों आप EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी बुक में कोई डेरिवेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई, लेकिन अच्छा होता है डेरिवेशन अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन सारी यहाँ पर बना के आपको दे दिया, ठीक है बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना इसको कंप्लीट करना है, ओके। उसके बाद फिर अब हमारा थोड़ा सा काम हो रहा है, अब हमने दो जो है वो सेल उसकी EMF को कैसे कंपेयर करना है, ठीक है, जरा वो सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार इसको जल्दी से रिकैप कर देता हूं ताकि आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाए। जब हमने किसी सेल की अननोन EMF को कैलकुलेट करना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, हमने इस तरह से एक, ये आप कंडीशन देख रहे हैं, एक आपने सेल ले लेना है जिसकी EMF आपने निकालनी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने इस तरफ रखना है, ये इधर इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, इधर से इसका पॉजिटिव क्यों जाए, ठीक है। और उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देना है, फिर साथ में जोकी है, जोकी को आपने पहले इनिशियली बिल्कुल यहाँ पे रखना है, फिर रफ्ता रफ्ता आप आगे मूव करते रहेंगे। एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी जहां पर जाके इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाएगी। शुरू में गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन थी, यानी कुछ ना कुछ करंट लूप में फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मूव करते रहेंगे एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पे जाके गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो बिल्कुल 0 पर आ जाएगी। इसका मतलब है कि उस वक्त जो है वो नल कंडीशन अचीव हो चुकी है, और नल कंडीशन उसी वक्त अचीव होगी जब आपके पास ये पोटेंशियल डिवाइडर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस EMF का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। जितना करंट ये क्लॉकवाइज में बना रहा है उतना करंट वो एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नल कंडीशन अचीव होगी, ठीक है। तो नल कंडीशन अचीव करने के बाद ही आप फाइंड कर पाएंगे इसका EMF। जो EMF इसका होगा वही, सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर A और C के दरमियान में होगा वही इसका EMF होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C सेम टू सेम 100% वही टॉपिक है जो आपने पोटेंशियल डिवाइडर में कैलकुलेट किया था, लेकिन ये कुछ स्टेप्स बना के मैथमेटिकल मैंने यहाँ कर दिया ताकि आप पेपर में अगर लिखें तो आपको एक जो है वो एज मिले, एक एडवांटेज मिले एक्स्ट्रा, ताकि आपने डेरिवेशंस की हुई है, ठीक है, ओके। फिर हमने कंपैरिजन ऑफ EMF करना है। अब हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया ना, बाकी बिल्कुल आसान है हमारे लिए, कुछ मसला नहीं है। इसमें क्या करना है, दो सेल की EMF को जो है वो हमने कंपेयर करना होता है।
सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं कि ये वही हमारे पास ये सर्किट है इसका पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। अब की बार हमने इसमें दो सेल लगाने, एक सेल यहाँ पर लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, ये देख सकते हैं इसकी तरफ, और ये दूसरा सेल यहाँ पर इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इसकी तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्विच लगाएं, स्विच कभी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे और कभी आप स्विच जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, दोनों के साथ एक एक बारी आप कनेक्ट करेंगे, दोनों को इकट्ठा नहीं चलाना, ठीक है। आपने शुरू में क्या कर दिया जी, आपने ऐसा कर लिया शुरू में कि ये इस EMF2 के साथ आपने कनेक्ट किया था, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद फिर आपने इस जॉकी के थ्रू इसको बैलेंस किया, एक खास पॉइंट ऐसा आया था जिस पॉइंट पे जाके हमारा जो है नल कंडीशन अचीव हुई, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सर्किट में करंट फ्लो करना जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो जीरो पर आ गई, ठीक है। तो वो लेंथ आपने नोट कर ली, किस लेंथ पे जाके जो है वो इसकी नल कंडीशन अचीव हुई, वो लेंथ L2 थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके स्विच को इस पे कनेक्ट कर दिया E1 पे, और फिर दोबारा से आपने यहाँ से चेक करना शुरू कर दिया, जो कि को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर की जो पिन है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। शुरू में करंट फ्लो कर रहा था, उसकी रिफ्लेक्शन थी, फिर क्या होता है जी, अचानक एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर जाके गैल्वेनोमीटर की जो पिन है वो क्या आ जाएगी, जीरो पर आ जाएगी। जैसे गैल्वेनोमीटर की पिन जीरो पर आ जाएगी तो उसका मतलब ये कि नल कंडीशन इस सर्किट में भी अचीव हो चुकी है, और नल कंडीशन जो है वो किस पॉइंट पर अचीव हुई उसकी लेंथ आपने कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे अब यहाँ पर मैं इसको सॉरी लिख देता हूँ, ये मेरे पास L1 है, मैंने बाय मिस्टेक L2 लिख दिया, दिस इज L1, ठीक है। ये L1 कंडीशन, ठीक है, ये L1 वो लेंथ है जिस लेंथ के ऊपर जाके इसकी जो है वो आपको नल कंडीशन अचीव हुई। अब जब आपने कंपैरिजन करना है ना, ठीक है, तो आप किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, पहले मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मैं बताता हूँ। ये आपने बना लिया, एक बार 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 नहीं करना, बस एक बार आपने कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम बात करेंगे जी EMF1 की, EMF1 की, ठीक है, तो EMF1 जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है जी, स्मॉल लेंथ और कैपिटल लेंथ की रेशियो होती है। अब EMF1 में जो ये जिस पॉइंट पे आके नल कंडीशन हमने अचीव की थी वो है L1 कंडीशन, L1 लेंथ, तो L1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ तो हमारे पास L ही होगी, और बैटरी की वोल्टेज क्या है हमारे पास V, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो दूसरा EMF हमारे पास, ठीक है, उसका आपने लिख देना कि EMF2 जो है वो हमारे पास, उसमें वो नई लेंथ पे आके जाके नल कंडीशन अचीव हुई थी, वो लेंथ क्या है L2, सो L2 डिवाइडेड बाय आपने नीचे L लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय V, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई जी 2, ठीक है। अब कंपैरिजन में बेसिकली करना क्या होता है ना, आपने रेशियो निकालनी होती है दोनों की, 1 और 2 की ना, जो आपने क्या करनी है, रेशियो निकालनी है। इज इट क्लियर? तो वो रेशियो आप किस तरह से निकालेंगे जरा देख लीजिए। आपने रेशियो निकालने के लिए रेशियो कहते हैं डिवीजन को ना डिवाइड करना, जैसे A बाय B को हम A रेशियो B कह सकते हैं, तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना, राइट को राइट से डिवाइड करना है और लेफ्ट को आपने लेफ्ट से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा जी आपके पास EMF1 डिवाइडेड बाय EMF2, दोनों को डिवाइड कर दिया आपने। और इसी तरह से आप ये भी करेंगे L1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है, और इनटू V, फिर इसके नीचे डिवाइड कर लेंगे जी आप L2 डिवाइडेड बाय L, और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास V। अब देखो V जो है वो इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो L है कैपिटल, इस L से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक रेशियो आ जाएगी जी E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2। तो ये इन दोनों के दरमियान में जो है ना वो आपको एक सिंपलेस्ट रेशियो मिल गई। अब ये चीज क्या बता रही है, ये बता रही है कि भाई एक ये लेंथ है जिसपे इसकी नल कंडीशन अचीव हुई, दूसरी ये लेंथ है जिसकी इस पे जो वो नल कंडीशन है ना वो क्या हुई, अचीव हुई। अब जरा गौर से सुनो, जो इनकी लेंथ में रेशियो है ना वही इनकी EMF में भी रेशियो होगी। फर्स्ट कर लो ऐसा है कि इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब 5 और 10 में क्या रेशियो है, 1:2, तो वही रेशियो जो है वो इनकी EMF में होगी कि इसका EMF इसका क्या होगा, डबल होगा। समझ गए? जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L1 छोटी लेंथ है और L2 क्या बड़ी लेंथ है ना, तो L1 और L2 में अगर 1:2 पाई जाती है, ठीक है, ये एक हिस्सा ये इसका डबल है, तो इसका मतलब ये हुआ EMF1 जो है वो जितनी भी इसकी वैल्यू है EMF2 की उससे डबल है। लेट्स सपोज अगर EMF1 की वैल्यू 5 वोल्ट है तो EMF2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10 वोल्ट होगी, यानी उसका 2 टाइम होगी। तो इस तरह से दो सेल की EMF को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर बताया गया कि दोनों की लेंथ में जो रेशियो होगी ना वही रेशियो इनके EMF में होगी, ठीक है। अगर इस तरह से लेंथ होती है कि ये इसका 3 गुना होती है, यानी ये अगर 1 टाइम है ये इसका 3 टाइम है, तो फिर उसी तरह से इनके EMF में जो इसका 1 टाइम EMF होता है तो इसका उसका 3 गुना, यानी अगर इसका 5 तो इसका 15 होता। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। बच्चों लेक्चर थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको फिर भी कुछ मुश्किल हो रही तो एक बार इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। दोबारा देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो आंसर करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।